ये सच है कि पिछले बार जो ताकत थी सत्ता पक्ष की वो इस बार नहीं है, लेकिन सरकार उनकी है और वो अपने उसी तेवर में अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे जो अब तक वो करते आए हैं। एक तो चीज ये है कि इस बार निश्चित रूप से जम के संघर्ष होगा प्रतिपक्ष में, और उसमें ये सरकार जो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि ये निजीकरण की सुनामी लाने वाली है इस बजट सत्र में, और उसको रोकने के लिए विपक्ष कैसे क्या करेगा ये तो हम बहुत कुछ का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इतना निश्चित है कि किसानों के मुद्दे इस बार संसद में बहुत ही प्रभावी तरीके से रखे जाएंगे। अब विपक्ष और कोई बिल लाता है नहीं लाता है अपना, लेकिन इतना तो निश्चित हमको लग रहा है कि किसानों की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से निश्चित रूप से निजी बिल आएगा, क्योंकि यह सरकार किसानों के पक्ष में कोई काम नहीं करने जा रही है, किसानों के पक्ष में कोई प्रस्ताव नहीं लाने जा रही है। ये जो कोई भी अपना प्रस्ताव लाएगा निजीकरण का वो किसानों के विरुद्ध ही होगा, किसानों के अहित में ही होगा। तो यह तो घमासान देखने को मिलेगा, और अगर किसानों की तरफ से यह जो प्रस्ताव आएगा, ये जो बिल आता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा प्रतिपक्ष, वो उसकी संख्या चाहे जितनी भी हो, अपना 234 हो या हो अपना क्या हो, उसका व्यापक असर पड़ेगा। और यह असर केवल अपोजिशन की पॉलिटिक्स पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पक्ष पर भी पड़ने वाला है, पक्ष पर भी पड़ेगा। जो उसके अंदर बुगाहट है और जिस तरीके से वहां सुरक्षा का भाव है, और जिस तरीके से आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष के लोग अपने विधायकों को भी बंधक बना करके और अलग से रखना शुरू कर रहे हैं, तो वो स्थिति बहुत जल्दी हमारे संसद में भी आने वाली है। और खास करके यह जो बजट सत्र है इसका असर या आने वाले दिनों में ये जो हमारा ये जो चुनाव होने वाला है, और उसमें खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र पर सबकी आंखें टिकी हुई है, क्योंकि वहां से बहुत ही बम्बास्टिक तरीके से वहां से परिणाम आने वाला है। और इस बात से यह सरकार भी परिचित है कि उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। तो ऐसी हालत में यह उम्मीद की जा रही है कि किसान आंदोलन जो अब तक सड़क पर लड़ा जाता रहा है, 13 महीने लड़ा गया है, 750 किसानों की शहादत हुई है, अब उसका परिणाम संसद में दिखाई पड़ेगा। तो सड़क का संघर्ष इन लोगों ने देखा है, और अब संसद के अंदर इसका संघर्ष देखेंगे, और निश्चित रूप से किसानों की जितनी भी मांगे हैं वो सब जेन्युइन मांगे हैं। जिन मांगों को ये मानते हुए ये समझौता किए, लेकिन अपने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, उसका भी प्रतिफल, उसका परिणाम अब इन्हें संसद में मिलेगा। ये और ये जितने भी मांगे हैं हमारे किसानों को उन्होंने वादा किया है, और आगे वादा भी करते जा रहे हैं। तो अब ये अपने वादा भरोसे का भी इनको जवाब देना पड़ेगा। अब तक तो इनके ये पर मांगा जाता रहा है, और इस बार इन्हें संसद में भी सारी इश्यूओं का जवाब देना पड़ेगा, और निश्चित रूप से देश की राजनीति एक करवट लेने जा रही है और एक परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। जी धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। मैं अब अगले राउंड में चलता हूँ, इंद्रजीत जी के पास आऊँ। उसके पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि असल में संयुक्त किसान मोर्चा एक ब्रांड बन गया है, और उससे बहुत सारी उम्मीदें हो गई। उम्मीदें केवल किसानों की नहीं है, केवल पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, उम्मीदें मीडिया की भी है। क्योंकि इस बार जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 11 तारीख को जब प्रेस क्लब गए, तो 70-80 प्रेस के साथी वहां पर मौजूद थे, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित था। क्योंकि मीडिया का इस तरीके का रिस्पांस उस समय तो था जब हमारा आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसके बाद में इस तरीके का रिस्पांस हमें पहली बार देखने को मिला। तो सब तरफ लोग ये कहते हैं, लोगों को ये लगता है कि भाई अब की बार तो एमएसपी का मामला जो है, जैसे पिछली बार था, पिछली बार का जो आंदोलन था वो 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने का था, तो उसमें एक सफलता हासिल की थी। इस बार का जो कानून है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी और
जो है कर्जा मुक्ति, किसानों की पेंशन, भूमि अधिग्रहण के ऊपर रोक, WTO से एग्रीकल्चर को बाहर लाने का मामला, तमाम सारे इस तरीके के मुद्दे हैं किसान पेंशन पर। तो क्या आपको इंद्रजीत जी लगता है कॉमरेड की इस बार का जो आंदोलन ये जो शुरू हो रहा है, एक किस्म से वार्मिंग अप हो रहा है, तो क्या इस थर्ड राउंड में मतलब मोदी जी की तीसरी सरकार से किसान अपना हक जो लेने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे हासिल कर पाएंगे? आपका अनुभव क्या कहता है और आपके सुझाव उसको लेकर के क्या है? मैं चाहूंगा तिवारी जी इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने ये जो ठीक फरमाया कि इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे, मैं ये कह रहा हूँ उससे पहले दिन 10 जुलाई को जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, अब उसकी भी हाजिरी देखें, मतलब 150 लोग उसके अंदर पहुंचे थे और 17 राज्यों से आए थे। आमतौर पर हमारी जनरल बॉडी की मीटिंगों में इतने प्रदेशों के साथी नहीं आते थे और इतनी बड़ी संख्या में भी नहीं आते थे, और हर प्रदेश के साथी को वहाँ बोलने का मौका मिला और उन्होंने जो भी वहाँ परिस्थितियाँ रखी हैं वो इस बात को प्रकट करती है कि ग्रामीण भारत के अंदर जो आम संकट है वो बहुत ज्यादा गहरा रहा है और उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है। हमारे यहाँ और पंजाब में हम लगातार देख रहे हैं कि जमीनें बेच के जो लड़के युवा यहाँ के हैं वो डंकी रूट से यानी 2 नंबर के तरीकों से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके उनको पता नहीं किसी ऐसे देश में उतार दिया जाता है और वो अपने निश्चित जगह के ऊपर पहुंच नहीं पाते और बहुत सारों की कहीं डूबने से, कहीं पे जंगल के अंदर गुम हो जाने से, ऐसे या हत्याएं होने से या जेल में जाने से खबरें मिल रही है। और अभी जो रूस की सेनाओं में जाके यूक्रेन के अंदर लड़ने के लिए यहाँ से विदेश मंत्रालय को कहना पड़ा कि भाई हमारे कुछ जवान वहां आपने भर्ती कर लिए उनको वापस करो, या इजराइल के अंदर भेज दिए। यहाँ से हरियाणा सरकार ने सिलेक्शन कर करके बताओ ये कौन से तौर तरीके हैं, लेकिन बेरोजगारी इतनी मजबूरी की परिस्थिति है कि वो किस तरीके से युवाओं को इधर से उधर भटका रही है। तो ये जो संकट है ये पिछले दिनों जैसे आपने देखा फ्रांस के इलेक्शन के अंदर जो जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के जो पूर्वानुमान पेश किए जा रहे थे, तो वो जो घोर दक्षिणपंथी पार्टी है लिपेन की उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था, लेकिन वहाँ समाजवादियों ने और वामपंथियों ने इकट्ठे होकर जिस तरीके से उसको सत्ता से दूर रखा वो अपने आप में बड़ा शानदार उदाहरण है कि यूरोप के लोग इस बात को समझने लगे। यूरोपियन पार्लियामेंट में जो रुझान दिख रहे थे आज उनसे सचेत होके लोग इकट्ठे होके और उसको आगे बढ़ रहे। इंग्लैंड के अंदर जेरेमी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के अंदर एक रेडिकल लीडर की तरह देखे जाते थे, वो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं लेबर पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराकर। तो ये जो मूलगामी परिवर्तन के लिए आवाजें हैं। फ्रांस की सड़कों पे 3 महीने पहले कितने लंबे किसानों के ट्रैक्टरों की लाइनें लग गई थी। जब 26 जनवरी को वहां के यहाँ पे आए हुए थे राष्ट्रपति फ्रांस के, उस टाइम पर राष्ट्रपति भवन के ऊपर वहां के जो ये थे डेयरी फार्मर, उन्होंने गोबर फेंका राष्ट्रपति भवन के ऊपर। ये संकेत बता रहे हैं कि बड़े परिवर्तन की जरूरत है और हमारे देश में बिल्कुल सुनीलम भाई ठीक करें, काफी सारे लोगों को ये अपेक्षा है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा उनकी भी मांगों को आर्टिकुलेट करे और आगे उसको लेके जाए। तो हमारे यहाँ ये भी चर्चा चली है कि हम मजदूरों के ट्रेड यूनियनों के साथ भी मिलेंगे, महिलाओं के, विद्यार्थियों के, कर्मचारियों, नौजवानों, उनके संगठनों से भी तालमेल करके और ये जो हमारे असली मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाए हरियाणा के अंदर, उस उद्देश्य के लिए इस मंच का व्यापकतम मतलब विस्तार करने की योजना है। और हमें विश्वास है कि जो रोजी रोटी के सवाल हैं और लोगों की आपसी
एकता के जो सद्भाव के सवाल हैं उनको हम लोग केंद्रीय रूप से सामने रखने में सफल होंगे और भाजपा के सबक सिखाने की दिशा में यही एक बड़ा कदम मेरे को नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। अब हम चलना चाहेंगे गिरीश जी के पास। गिरीश जी, समाजवादी आंदोलन अपना व्यापक असर रखता है जब सड़क पर आंदोलन चलता है और सड़क से लेकर संघर्ष ये संसद तक चलता है तो एक व्यापक असर उसका होता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि अल्पमत पार्टी की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार, उस पर भी समाजवादी आंदोलन का दबाव था और समाजवादी आंदोलन ने अपने दबाव के तहत तमाम जनहित के मुद्दों को उन्होंने उठाया और वैसे उन्होंने उसमें ये सफलता भी हासिल की। इस बार भी अल्पमत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ वो सरकार बनाए हुए है। समाजवादियों का समाजवादी आंदोलन का दबाव तो है, लेकिन उस तरह का दबाव क्या इस बार भी ये समाजवादी आंदोलन बना पाएगा जिस तरह का उस बार था? और इस बार जिस तरीके से जो तेवर है समाजवादी आंदोलन का, कि अपोजिशन का तेवर इस बार है कि तो ये लोग अपना दबाव बना करके किस तरीके से इस सरकार को हैंडल कर पाएंगे? पहली बात तो यह है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के अपना खेल खेलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर खुद बड़े बड़े खेल चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव समीक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। हर आदमी आजकल दिल्ली की ओर भाग रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह से, मोदी जी से, नड्डा जी से मिल रहा है और जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं वो कुल मिलाकर के योगी जी की घेराबंदी और योगी जी के हटाने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। इस तरह की बातें आ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी सीना फुला करके ये जताने की कोशिश करे कि वो बहुत अजेय है, वो जो चाहे कर सकती है, वो स्थिति नहीं है। राजस्थान में भी मीणा जी शायद चले गए, राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा जी के भजनलाल शर्मा जी के मीटिंगों में उप मुख्यमंत्री नहीं जा रही है, जगह जगह अंतर्विरोध उभर रहे। तो ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की है, ये आगे और उभरेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां तक समाजवादी खीमे और वामपंथी खीमे का सवाल है, बिल्कुल वामपंथियों के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी। सारा कारपोरेट जगत उनको अलग थलग करने की रणनीति बना चुका है और अभी तक वो उसमें सफल भी है। बड़ी मुश्किल से तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, बड़ी मुश्किल से एक सीट वामपंथियों को उत्तर भारत में राजस्थान की और 3 और 1 4 और 1 5 सीटें बिहार में इस इंडिया गठबंधन में मिल सकी। फिर भी वामपंथी दलों के 9 सांसद संसद में पहुंच गए हैं और ये 9-90 के बराबर होते हैं। संयुक्त मोर्चा के जो वामपंथी सांसद हैं उसके अलावा भी कुछ सांसद पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सांसद वामपंथी दलों के सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद और जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के सांसद हैं, ये मिलाकर के पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए तो एक बड़ी बात हो सकती है। सरकार पर आर्थिक प्रश्नों पर दबाव बनाया जा सकता है। इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सवाल था उनसे कि ये जो बड़ी बड़ी मांगे हैं, आर्थिक मांगे, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आर्थिक मांगों को स्वीकार कर पाएगी? मैं समझता हूं कि नहीं कर पाएगी। किसान मांग रहे हैं एमएसपी, किसान मांग रहे हैं पेंशन, छात्र मांग रहे हैं 6% शिक्षा का बजट हो, जागरूक नागरिक और जागरूक डॉक्टर मांग रहे हैं कि जीडीपी का 3% स्वास्थ्य बजट हो। तो इस तरह से सभी जो जनपरक शक्तियां हैं
वो बड़ी बड़ी मांगे कर रही हैं, बड़ी नहीं है, मांगे छोटी हैं बहुत ज्यादा वो, लेकिन उसके लिए बजट में जो आवंटन है एक बहुत साइजेबल हो जाता है। और ये जो सरकार है, बीजेपी की ही नहीं, मैं अन्य पूंजीवादी सरकारों की बात कर रहा हूँ, अभी इन मांगों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें फिर या तो अन्य बजट में कमी करनी पड़ेगी या फिर कारपोरेट घरानों पर व्यापक टैक्स लगाना होगा। और जो लोग कारपोरेट घरानों की दिल जलाने वाली एक कैफी जी साहब की नज्म है, एक संस्था ने बना के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो जो लोग करोड़ों करोड़ों के बजट वाली 3 महीने से चल रही एक शादी में जाकर के हिस्सा ले रहे हैं, उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो कारपोरेट को टैक्स करेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स करेंगे और उस धन को किसानों, आम जनता, शिक्षा, स्वास्थ्य के हित में लगाएंगे, ये उम्मीद अभी बेकार है। लेकिन एक एजेंडा तय हो चुका, किसान आंदोलन ने एक बिगुल बजा दिया। ये लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई के लिए वातावरण भी है। वातावरण इसलिए भी है कि 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीतियों का रथ चला, तो दुनिया भर में दक्षिण पंथ का रथ भी तेजी से चला। लेकिन इन 4.5 दशकों में हुआ ये है कि जो आर्थिक उदारीकरण के और नव उदारवाद के फल आम जनता ने, किसानों ने, कामगारों ने चख लिए हैं।